हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 7 के हम एनसीईआरटीज़ में आज हम अपना ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है हमारा एयर, यानी कि वायु यानी हवा। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 करा था आवर चेंजिंग अर्थ, जिसमें हमने डिफरेंट लैंडफॉर्म्स जानी थी, कैसे हवा काम करती है, कैसे पानी काम करती है, किस तरीके से ख़ास तौर पे हमने इरोजनल और डिपोजिशन एक्टिविटी को समझा था। हमने अर्थ के मूवमेंट को समझा था, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी। उसमें हमने पानी कैसे काम करता है, रिवर कैसे काम करती हैं, आइस कैसे काम करती है, विंड कैसे काम करती है और लैंडफॉर्म्स किस तरीके से क्रिएट होती हैं, हमने उसको पढ़ा था उसमें। आज हम चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 4 एयर, जिसमें हम समझेंगे कि एयर की फंक्शनिंग कैसे होती है, एयर जो है वो कैसे फ्लो करती है, किस तरह से एयर क्रिएट होती है, कैसे वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है, किस तरीके से इसका कॉम्पोजिशन होता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें है कि आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ जो है वो एक ह्यूज ब्लैंकेट से जो है वो सराउंडेड है। ठीक है, चारों तरफ से एक ह्यूज ब्लैंकेट हमारी अर्थ को कवर करे हुए है, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। सारे ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। सारे लिविंग बींग्स जो अर्थ पर हैं वो सब डिपेंडेंट हैं एटमॉस्फेयर पर अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अगर ये ह्यूज ब्लैंकेट एयर का जो है वो अगर हट जाता है तो सर्वाइवल के चांसेस जो हो जाएंगे वो बहुत ही कम हो जाएंगे, बल्कि नील हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। It provides us the air we breathe and protect us from the harmful effect of the sun rays। जो ये एटमॉस्फेयर होता है ये हमें एक एयर प्रोवाइड करता है जो हम ब्रीद करते हैं। ठीक है, जिससे हम सांस लेते हैं और हमको प्रोटेक्ट करता है सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, जो कि एक हार्मफुल रेज हैं, उनसे हमको ये प्रोटेक्ट करता है एक एटमॉस्फेयर। Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during the day and get frozen during night। अगर ये ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन यानी कि ये एटमॉस्फेयर का जो ये लेयर है अगर ये हट जाता है तो सन की जो रेज हमारे पास पड़ेंगी उससे क्या होगा, उससे हम बिल्कुल बेक हो जाएंगे, मतलब वो हमें बेइंतहाशा गर्मी महसूस होगी जो हमारे लिए सही नहीं है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी कि एक इतनी तेज कड़क जो है वो हमें जो है वो गर्मी महसूस होगी कि यूँ समझ लीजिए हमारी स्किन जो है वो जलने सी लगेगी। ठीक है, दिन के टाइम की बात कर रहे हैं। और अगर रात में क्या होगा, रात में सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि बहुत बेइंतहाशा ठंड हो जाएगी और ठंड जब हो जाएगी तो हम जम जाएंगे। तो वो इससे हमें बचा के रखता है क्या, ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, जो कि एटमॉस्फेयर कहलाता है। सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। तो जो ये ह्यूज ब्लैंकेट का जो एक मास है, ठीक है, ह्यूज ब्लैंकेट जो एयर की जो ह्यूज ब्लैंकेट है उसकी जो मास है ना वो एक ऐसा टेम्परेचर क्रिएट करता है अर्थ पर जो कि एक लिवेबल बन जाता है हमारे लिए। यानी वो हमारे लिए एक जीने का एक ऐसा हमारे लिए एक प्रॉपर्टी बना देता है कि हम उसमें ब्रीद कर सकते हैं, हम उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आएगा कि एटमॉस्फेयर कैसे काम करता है और किस तरीके से एटमॉस्फेयर होता होता क्या है एटमॉस्फेयर हमारा। ठीक है, अच्छा, अब हमने बात करी एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को हम देख लेते हैं, एटमॉस्फेयर कैसे बनता है। ठीक है, ये हम जानते हैं कि ये जो हम एयर ब्रीद करते हैं, जब हम ब्रीद करते हैं तो हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, तो वो सांस जो हमारे पास जाती है उसमें कई सारे मिक्सचर्स ऑफ गैसेस होती हैं। यानी हम एक गैस को इनहेल नहीं करते, हमारे साथ कई सारी गैसेस जो होती हैं वो इनहेल होती हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये दो गैसेस हैं जो एक बल्क अमाउंट क्रिएट करती हैं एटमॉस्फेयर में, इनका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। ठीक है, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का जो है वो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का, हीलियम का, ओजोन का, आर्गन और हाइड्रोजन और दूसरी गैसेस जो हैं ये लेसर क्वांटिटीज़ में पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा, गैसेस के अलावा जो है हमारे एटमॉस्फेयर में टाइनी पार्टिकल्स भी होते हैं जो हवा में मौजूद होते हैं। ठीक है, वो भी हम जो है वो इनहेल कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये आपको यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर में जो है वो एक पाई चार्ट आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन की 78% है और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। दोनों को आप समअप करोगे तो 99%, 99% जो है वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है। ठीक है,
और बाकी सारी गैसेज जो होंगी वो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, आर्गन 0.93, ऑल अदर गैसेज जो होंगी वो 0.04% में हैं। ठीक है, तो यानी कहने का अब आगे जो कह रहे हैं, ये पाई चार्ट आपने देख लिया 4.1 में नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाले गैसेज है, 78% है, आपने परसेंटेज देख ली। जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं, तो हम ऑक्सीजन के साथ साथ जो है वो नाइट्रोजन भी लंग्स में प्रोवाइड कर लेते हैं और उसको हम एक्सहेल कर देते हैं। जब हम इनहेल करते हैं ना, तो हम एक कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी जो है वो अपने साथ लंग्स में ले लेते हैं और उसको एक्सहेल कर देते हैं। लेकिन बट नाइट्रोजन जो है वो ज़रूरी होती है प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए। प्लांट के सर्वाइवल के लिए कैसे होती है और प्लांट्स कैसे लेते हैं इसको हम आगे समझेंगे। बट एक फैक्ट यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, क्या आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है हीट को ट्रैप करके, जो रेडिएट होती है फ्रॉम द अर्थ से। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिलीज करता है? हम लोग करते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, तो उससे एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होने का जो इफेक्ट जो होता है ना, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना, वो होता है किस तरीके से, जब अर्थ से हीट रेडिएट करती है। यानी हमने जो जो रेज हम जो हम जो है वो एटमॉस्फेयर में जो ब्रीद कर रहे हैं, उससे जो है वो हीट निकल रही हैं, वो हीट जो होती है वो एनवायरनमेंट में जो है वो रेडिएट करती हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर मान के चलो एक रूम है, उस रूम को आप उस रूम के अंदर सारे के सारे जो है आप शीशे जो है वो लगा दो। ठीक है, और उसके अंदर एक लाइट छोड़ दो, तो जिस तरीके से लाइट जो है वो रेडिएट करेगी ना, रिफ्लेक्ट होके शीशे से, ठीक वैसे ही हीट जो होगी वो इस ह्यूज ब्लैंकेट में, एयर का जो एक ह्यूज ब्लैंकेट है ना, उसमें वो रेडिएट करेगी वो हीट। तो इससे जो होगा वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, जिसमें हीट जो होगी वो ट्रैप हो जाएगी, उसी एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो जब ये ऐसे ही जब हीट ट्रैप होती है, तो उससे हो जाता है एक ग्रीन हाउस गैस बन जाती है। एक ग्रीन हाउस, उसे हम उस जो पूरा हीट को जो ट्रैप करने का जो पूरा एक सिस्टम है ना, जो रेडिएट करके हीट जो ट्रैप हो जाती है, उसको हम बना देते हैं ग्रीन हाउस कह देते हैं। यानी कि उसमें गैसेस का एक हाउस बन जाना, उसमें एक घर बन जाना। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो अर्थ पर अगर ना हो, तो क्या होगा? ठंडक हो जाएगी बहुत ज़्यादा, जिसमें हम रह नहीं पाएंगे। तो विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन, यानी इसमें बहुत ही ज़्यादा ठंडक हो जाएगी। तो एक गर्मी, पर्याप्त गर्मी, आप क्या करते हो जब जाड़ों का सीज़न आता है, तो आप अपने आप को गर्म करने के लिए जो है वो बॉडी वार्मर्स पहनते हो, अंदर इनर्स वगैरह पहनते हो, ताकि आपकी बॉडी जो है वो गर्म रहे और उसके अंदर की जो हीट है वो बाहर ना निकलने पाए। ठीक है, अच्छा, अब जब गर्मी आती है तो गर्मी में आप क्या करते हो? गर्मी में तो वो इनर नहीं पहनते ना, वो वूलन कपड़े तो नहीं पहनते आप, उसमें तो आप क्या करते हैं, टी शर्ट है, नेकर्स हैं, बॉक्सर्स वगैरह जो है वो आप पहन लेते हो, जो आपको कंफर्टेबल रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको उस समय बॉडी को चाहिए होती है आपको ठंडक। ठीक है, तो हमारी बॉडी इस तरीके से है कि हम एक लिमिट तक जो है वो ना तो हम सिर्फ एक लिमिट तक ही जो है वो गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, और एक ही लिमिट तक जो है वो हम सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ जो है वो अगर लिमिट से ऊपर निकल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बेहतरीन कड़क तरीके की ठंड हो जाए, हम उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते, और अगर बेइंतहाशा गर्मी हो जाए तब हम उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते। तो वैसा ही है। तो अगर ये हमारा जो ग्रीन हाउस का जो सिस्टम है, ये अगर ना हो, तो इससे जो गर्मी होगी ना, वो गर्मी मिलेगी ही नहीं एटमॉस्फेयर में। तो जब गर्मी नहीं मिलेगी तो वो ठंडक बन जाएगी, और वो हमारे लिए एक सर्वाइवल एलिमेंट नहीं हो पाएगा, हम उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हालांकि जब लेवल एटमॉस्फेयर का इंक्रीज हो जाता है फैक्ट्री के स्मोक्स के द्वारा, कार के धुएं के द्वारा, तो जो हीट रिटेंड होती है ना एटमॉस्फेयर में, जो हीट होती है उस वो इंक्रीज हो जाती है ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ पर। यानी अगर हम ये कहें कि एक हमारी जो अर्थ है, हमारी जो ये अर्थ है, इसके ऊपर एक ये एटमॉस्फेयर है हमारा, इसी एटमॉस्फेयर में हमारी जो ये ऑलरेडी हीट इवॉल्व हो रही है, वो हीट तो है ही हमारे पास, लेकिन उसके अलावा जो कार के फ्यूम्स हैं, जो फैक्ट्री से स्मोक निकल रहा है, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर को जो है वो और गर्म कर रहा है। तो इस तरह से जो है टेम्परेचर जो है वो एक्स्ट्रा तरीके से गर्म हो रहा है। जब वो एक्स्ट्रा तरीके से गर्म हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इस तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है, मैं दोबारा से इसको डायग्राम को बनाता हूँ कि हमारी ये है ग्लोब,
हमारी ये है ग्लोब, इसके चारों तरफ आपको ये ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर देखने को मिलती है, ठीक है। ये है हमारी ग्लोब। अब ग्लोब के अंदर तो हमारी ये है हीटिंग, ये सारी की सारी हीट रेडिएट हो रही है अर्थ से, लेकिन जब यहाँ का टेम्परेचर जो है वो एकदम और इंक्रीज कर जाएगा, कारों के धुएं से निकल रहा है, इस फैक्ट्री की स्मोक से निकल रहा है, तो क्या होगा, इसमें बेइंतहाशा जो है वो हमारी और गर्मी बढ़ जाएगी। जो एक नॉर्मल गर्मी हो चाहिए, हमें जितनी चाहिए होती है ना गर्माहट, उससे ज़्यादा अगर गर्मी पहुंच रही है तो उससे पूरी हमारी ग्लोब जो है ये वार्म हो जाएगी। तो जब ये ग्लोब वार्म हो जाएगी, इसी को हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अच्छा, दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। और जब ये बेइंतहा गर्मी बढ़ जाएगी तो जो हमारे यहाँ नॉर्थ पोल पर और जो यहाँ पर साउथ पोल पर आपके जो बर्फ़ हैं ये पिघलना शुरू कर देंगे। इनके पिघलने की वजह से क्या होगा, रिजल्ट द सी लेवल राइजेस, सी लेवल बढ़ जाएगा। और क्या होगा, जब सी लेवल बढ़ जाएगा तो कोस्टल एरियाज़ में जो फ्लड के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इस तरीके से जो है वो एक ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा क्लाइमेट में, जिसमें बहुत से प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक पूरा ग्लोबल वार्मिंग को यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। अच्छा, हम वापस आ जाते हैं बैक टू द टॉपिक कि नाइट्रोजन प्लांट्स कैसे लेते हैं। तो प्लांट्स नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं लेते, प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं लेते हवा से, ठीक है। अच्छा, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो सॉइल के अंदर रहते हैं और कुछ प्लांट्स की रूट में रहते हैं, ये नाइट्रोजन लेते हैं हवा से और इसको चेंज कर देते हैं जिससे कि प्लांट इसे इस्तेमाल कर सके। यानी बैक्टीरिया जो होते हैं और बैक्टीरिया जो सॉइल में होते हैं और जो रूट्स में होते हैं प्लांट की, वो कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीजन को प्लांट के यूज करने के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो प्लांट इस तरीके से जो है वो नाइट्रोजन को लेते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन जो है वो हमारा दूसरा मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है इन द एयर में नाइट्रोजन के बाद, जिसकी परसेंटेज जो थी वो 21% थी। ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं हवा से एज दे ब्रीथ, जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं नाइट्रोजन के साथ में, लेकिन नाइट्रोजन को बाद में एक्सहेल कर देते हैं। कुछ प्लांट, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइप प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है, उसमें ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कांस्टेंट। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का जो कंटेंट होता है ना हवा में वो कांस्टेंट रहता है, उसमें किसी तरह की भी जो है वो चेंजेस नहीं होता। लेकिन क्या चीज़ है, अगर हम काट दें पेड़ को तो ये बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या चीज़ है, ग्रीन प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन को निकालते हैं, जो ऑक्सीजन निकालते हैं वो ऑक्सीजन हम ले लेते हैं। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उससे ग्रीन प्लांट जो होते हैं क्या करते हैं, उससे ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम एक्सहेल कर रहे हैं वो इनहेल हो रहा है प्लांट्स के द्वारा, और जो प्लांट एक्सहेल कर रहे हैं उसे हम इनहेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक बैलेंस बन जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम जो एक्सहेल कर रहे हैं वो इनहेल करने वाले प्लांट्स ही ना रहें तो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, और जिसकी वजह से हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी, और वो जब बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर राइज होगा जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कॉज बन जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक दूसरा इंपॉर्टेंट गैस है जिसके बारे में अभी अपने पीछे बॉक्स में देखा था, इन्फॉर्मेशन आई थी, क्वेश्चन आया था डू यू नो करके। अच्छा, ग्रीन हाउस प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ह्यूमंस और एनिमल्स के द्वारा, वो बराबर होती है उस अमाउंट के जो प्लांट यूज करते हैं, जिससे कि एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। वही बात मैंने अभी बताया कि हम जो एक्सेल कर रहे हैं क्या हम एक्सेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कौन ले रहा है, इसको इनहेल कर रहे हैं कौन, इसको इनहेल कर रहे हैं प्लांट, इसको इनहेल कर रहे हैं प्लांट। अच्छा, प्लांट क्या रिलीज कर रहे हैं, प्लांट रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीजन, और इसको इनहेल कौन कर रहा है, इसको इनहेल कर रहा है ह्यूमंस, ठीक है। तो हम जिसे दे रहे हैं वो ले रहा है और जो हमें दे रहा है हम उससे से ले रहे हैं, तो एक बैलेंस बन रहा है एक तरीके का, ठीक है। और यही बैलेंस बनना ज़रूरी है, ठीक है।
और यही बैलेंस अगर टूटता है तो दोनों को नुकसान होगा, ह्यूमंस को भी नुकसान होगा, क्योंकि ह्यूमंस को नुकसान इस तरीके से होगा, प्लांट कट जाएंगे तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, और ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो उसका परसेंटेज कम हो जाएगा और हम मर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ एक परफेक्ट बैलेंस बना हुआ रहता है नेचर के द्वारा। हालांकि जो ये बैलेंस है ये कभी कभार अपसेट हो जाता है। अपसेट कैसे होता है? जब हम फ्यूल्स जलाते हैं, जैसे कि कोयला जला रहे हैं या हम तेल जला रहे हैं, ठीक है, तो इससे जो होता है ये बैलेंस बिगड़ रहा है धीरे धीरे, और बिगड़ ही रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के परसेंटेज, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं देखने को, कि जो है वो मेल्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, जो ग्लेशियर्स हैं, सारी चीज़ें धीरे धीरे इनके असर देखने को मिल रहे हैं। इससे क्या होता है? जब हम फ्यूल जलाते हैं तो फ्यूल जलाने से जो है वो बिलियंस ऑफ टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में हर साल। हर साल बिलियंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ठीक है, और जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, और इससे अर्थ का वेदर और क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट हो रहा है। तो ये समझ में आया ना, इस तरीके से कि बैलेंस बना रहना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ जानकारियाँ और दे रखी है, इसको भी देख लेते हैं। वेन एयर इज हीटेड, जब एयर गर्म होती है, यानी एयर गर्म होने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हवा गर्म होती है, जब हवा वो गर्म होती है तो वो एक्सपेंड करती है, और एक्सपेंड करने के बाद वो हल्की हो जाती है, और हल्की होने पर सीधे उड़ जाती है ऊपर की तरफ। ठीक है, जैसे हल्की हो जाती है चीज़ तो उसको आसानी से लिफ्ट करना ऊपर होता है ना, तो जैसे ही वो हल्की होती है हवा, गर्म हवा हल्की होती है तो वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है। अच्छा, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि जो ठंडी हवा होती है वो डेंसर होती है और हैवी होती है। ठंडी हवा छोड़ दी थी घनी होती है, तो घनी जैसी होती है वो हैवी होती है, और हैवी चीज़ को लिफ्ट करना आसान नहीं होता, इसलिए वो नीचे की तरफ बैठी हुई होती है। ठीक है, तो क्या होता है, दैट इज वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन, तो इसीलिए जो है वो नीचे की तरफ बैठती है ठंडी हवा। जब आप गर्म हवा, जब कोई गर्म हवा होगी वो राइज करेगी तो कोल्ड एयर जो होगी फ्रॉम सराउंडिंग एरिया से वो तेजी से नीचे की तरफ बैठेगी आके, और उस गैप को फिल कर देगी। कैसे फिल कर देगी इसको हम समझाते हैं एक तरीके से, इसको आप समझो। ठीक है, ये सपोज एक लैंड एरिया है, लैंड एरिया है, यहाँ पे जो है वो गर्मी पड़ी, यहाँ पर पड़ी हीट, हीट जब पड़ी, जब वो हीट पड़ती है तो शायद ऊपर की तरफ उठ रही है, वो राइज हो रही है गर्मी, क्योंकि गर्म होगी तो वो हल्की हो जाएगी, हल्की होने पर वो लिफ्ट करेगी। लिफ्ट करने के बाद यहाँ का जो हिस्सा है ये तो खाली हो जाएगा ना, तो जैसे ही ये खाली होगा यहाँ पे जो सराउंडिंग में ऊपर जाके हवा जो ठंडी होगी वो ठंडी होकर तुरंत नीचे आ जाएगी, तुरंत नीचे की तरफ आगे बढ़ जाएगी। और तो इस तरीके से ये हवा सर्कुलेट करती है, इस तरीके से यहाँ से उठी ऊपर की तरफ, ठंडी हुई और नीचे आके यहाँ बैठ गई, ठंडी हवा जो होगी तुरंत यहाँ पे आके बैठ गई। तो ये इस तरीके से पूरा ये सर्कुलर वे में जो है वो इस तरीके से जो है वो वर्क करती है। समझ में आया? ये चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं दिस इज हाउ एयर सर्कुलेशन टेक प्लेस, तो एयर का सर्कुलेशन जो है वो इस तरीके से लेता है। अब यहाँ पर नीचे कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स, न्यूज़पेपर कुछ हेडलाइंस दे रखी हैं, इनको आप पढ़ लीजिए कि टॉप साइंटिस्ट कह रहे हैं अलग तरीके से ऑफर कर रहे हैं वेज ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। वार्मिंग अनस्टॉपेबल है, हर साल जो है वो करीब 8 लाख CO2 का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर यहाँ पे न्यूज़ है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ला सकती है जुरासिक एरा, जिसमें सब इंस्टेंट हो गया। विंटर जो है वो सबसे वार्म्स रिकॉर्ड करी गई USA में। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर कटिंग है जो हम देखते रहते हैं पर्यावरण से संबंधित। आगे देखेंगे कि भाई एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है। कंपोजिशन तो हमने देख ली, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं एटमॉस्फेयर का, कैसे एटमॉस्फेयर बना हुआ है। बेसिकली ये चीज़ है कि 5 लेयर में एटमॉस्फेयर का यहाँ पे कंपोजिशन हो रहा है, कंपोजिशन नहीं, स्ट्रक्चर बना हुआ है। पहला है ट्रोपोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटो, तीसरा मीसो, चौथा थर्मो एंड पांचवा एग्जोस्फियर। फिगर 4.2 आपकी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी हम इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 सारी हम स्ट्रक्चर को, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। ट्रोपोस्फियर क्या होता है? ट्रोपोस्फियर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसकी एवरेज हाइट जो है वो 13 किलोमीटर है। एवरेज हाइट जो है वो इसकी 13 किलोमीटर है। देखिए यहाँ पर जो है ना, इन्होंने यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल करा है वो एवरेज हाइट का इस्तेमाल करा है। ठीक है, वो एवरेज हाइट का इस्तेमाल इस तरीके से करा हुआ है कि देखिए हम बनाते हैं, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और इस अर्थ के ठीक बीच से आपकी निकल रही है ये इक्वेटर। ठीक है, तो ये कहते हैं कि एवरेज हाइट जो इसकी निकाली है 13 किलोमीटर की, वो इस तरीके से है कि अर्थ का जो जो ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है ना वो वेरी कर जाती है। यानी कि अगर हम इक्वेटर पे देखें, यानी कि ये इक्वेटर है,
ठीक है। तो इस इक्वेटर पर जो हाइट होगी वो 18 से 20 किलोमीटर मानी गई है। 18 से 20 किलोमीटर की हाइट मानी गई है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर 50 डिग्री आएगा आपका, 50 डिग्री आएगा। तो इस 50 डिग्री पर ये कहते हैं कि यहाँ पर 9 किलोमीटर है आपका, 9 किलोमीटर की हाइट यहाँ पर है। और जैसे ही आप जो है वो इसके नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे आप जाते हैं, अगर नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर जाते हैं तो यहाँ पर ये हो जाती है हाइट 6 किलोमीटर। तो इस तरीके से इनका कुछ कैलकुलेशन है जो एक एवरेज हाइट निकालता है 13 किलोमीटर की। ठीक है। अच्छा, द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, यहाँ पे जो हम जो एयर ब्रीथ करते हैं वो यहाँ पर पाई जाती है। एक 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 इनहेल गैस होती है, हाँ, जो होती है हमारी जो ज़रूरी गैस है वो यहाँ पर हमें मिल जाती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेयर स्टॉर्म्स अकर इन दिस लेयर, यानी इसी लेयर के अंदर होते हैं वो वेदर फिनोमिना अकर करते हैं, जैसे कि बारिश का होना या कोहरे का होना, जो ओलों का गिरना होता है, वो सब इसी लेयर में होता है। नहीं, वेदर से रिलेटेड जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी फिनोमिना है वो इस लेयर में अकर करते हैं। ट्रोपोस्फेयर जो आपको यहाँ पर ये नीचे की लेयर में दिख रही है, जिसको मैं रेड कलर से शेड कर देता हूँ, ये है आपकी ट्रोपोस्फेयर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये भी दे रखी है कि जो ट्रोपोपॉज क्या है। ट्रोपोपॉज बेसिकली जो है वो एक ट्रांजिशन लाइन है, एक डिवीजन लाइन है जो ट्रोपोस्फेयर को और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करती है। ठीक है। जैसे हमारे जो बॉर्डर्स हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स है ना, उसमें जो है वो लाइंस का जैसे पार्टीशन है यहाँ का। ठीक है। तो वो उन्हीं पार्टीशन लाइन को जो है वो हम जैसे कहते हैं कि रेड क्लिफ लाइन है, मैकमोहन लाइन है आपका। तो ये जो लाइन है ये हमारी वैसे ही हैं जैसे ट्रोपोपॉज की तरीके से। ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को डिफरेंट डिफरेंट मतलब इसको सेपरेट करने वाली जो लाइन होती है उसे कहा जाता है ट्रोपोपॉज। ठीक है। आगे देखते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है। स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर लाई करता है और इसकी ऊंचाई जो होती है वो 50 किलोमीटर की हाइट तक होती है, यानी कि सरफेस लेवल से 50 किलोमीटर पर आप ऊपर जाएंगे। यानी कि ट्रोपोस्फेयर तो वैसे भी आपका 13 किलोमीटर है, तो 13 किलोमीटर से जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाते हो हैं, और 13 किलोमीटर पहुंचने से ऊपर जैसे ही आप 50 किलोमीटर पहुंचते हो, तो 13 से 50 किलोमीटर के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि 27 मान के चलने, 27 नहीं 37, सॉरी 37, तो 37 किलोमीटर की एक तरीके का मतलब 37 किलोमीटर की थिकनेस है स्ट्रेटोस्फेयर की, एक हम ये मान सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सी रहेगा, एग्जैक्ट फिगर एग्जैक्ट वो नहीं, ये डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, इस लेयर में जो होते हैं क्लाउड्स नहीं देखने को मिलेंगे आपको, और कोई भी वेदर फिनोमेना यहाँ पे अकर नहीं करता, जिसकी वजह से यहाँ पर एक आइडियल कंडीशन बन जाती है कि यहाँ पर प्लेन्स फ्लाई करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस स्ट्रेटोस्फेयर में जो है वो एरोप्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर यह भी कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो होता है वो एक लेयर ऑफ ओजोन गैस की होती है। ओजोन गैस की एक लेयर भी यहाँ पर होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। ठीक है। यहाँ पर ये ओजोन लेयर पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में समझ आ गया। ठीक है। अब फिर से वही चीज़ यहाँ पर कि स्ट्रेटोपॉज जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर को डिवाइड करने वाली एक लाइन है, स्ट्रेटोपॉज। ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के ठीक ऊपर होती है मीजोस्फेयर जो कि थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, और ये अब होती है स्ट्रेटोस्फेयर की और एक्सटेंड करती है अप टू द हाइट ऑफ द 80 किलोमीटर, यानी 80 किलोमीटर तक ऊपर। यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक है। 50 किलोमीटर से आप जब ऊपर जाएंगे तो 51, 52, 53 करके 80 किलोमीटर पहुंचोगे। तो ये 30 किलोमीटर का जो आपको एरिया दिखेगा, 30 किलोमीटर का जो आपको ये दायरा दिखेगा, वो कहलाएगा आपका मीजोस्फीयर। क्या कहलाएगा वो आपका? वो कहलाएगा आपका मीजोस्फीयर। और मीजोस्फीयर में ही जो है वो मीटेराइट्स बर्न हो जाते हैं, जब वो स्पेस से एंटर करते हुए आते हैं अर्थ की सरफेस में। तो मीजोस्फीयर में ही जो है वो ये मीटेराइट्स जो होते हैं वो बर्न हो जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो है वो मीजोस्फीयर, ये मीटेराइट्स ये बर्निंग से सिचुएशन में दिखा रहे हैं इस तरीके से। तो ये मीजोस्फीयर में बर्न होते हैं मीटेराइट्स। अब देख लेते हैं थर्मोस्फीयर, जो कि हमारी जो है वो चौथी लेयर है। थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर जो होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है जैसे जैसे हम हाइट की तरफ पहुंचते हैं। यानी कि 80 किलोमीटर से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो 80 किलोमीटर से ऊपर जाने की वजह से जो है वो टेम्परेचर हमारा धीरे धीरे बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे। आयनोस्फीयर जो है वो इसी में आती है, आयनोस्फीयर एक लेयर है वो इसी में पाई जाती है, और ये एक्सटेंड करती है बिटवीन
80 से लेके 400 किलोमीटर तक, यानी 80 से लेके 400 किलोमीटर तक का बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका जो है वो कहलाता है, वो होगा आपका मीजोस्फीयर का। मीजोस्फीयर्स में ही जो होती हैं वो रेडियो ट्रांसमिशंस होती हैं। इनफैक्ट यहाँ पर रेडियो वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसमिट होती हैं अर्थ से, यानी यहाँ से अर्थ से रेडियो वेव्स जाती हैं सीधे मीजोस्फीयर में और रिफ्लेक्ट करती हैं और दोबारा से जो है वो वहाँ पर उस वापस ही अर्थ लेयर में आ जाती हैं। मीजोस्फीयर्स में ही जो होते हैं वो रेडियो ट्रांसमिशंस होते हैं। आखिरी लेयर जो है वो हमारी है एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर जो है वो अपर मोस्ट लेयर है, एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपरी लेयर है, बिल्कुल बाहरी लेयर है हमारी, इसलिए हम उसे कहते हैं एग्जोस्फेयर। बिल्कुल ये आउटसाइड है, एग्जिस्ट है, बिल्कुल आउटसाइड है, तो ये एग्जोस्फेयर हो गई। और इस लेयर में जो हवा होती है बहुत पतली होती है, बहुत बहुत पतली होती है, ठीक है। लाइट गैसेस जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन जो होती हैं वो यहाँ पर फ्लो करती हैं। हीलियम और हाइड्रोजन जो भी हल्की गैसेस होती हैं वो यहाँ पर फ्लो करती हैं, ठीक है। तो ये एग्जोस्फेयर यहाँ पर समझ में आया होगा। एक एक्टिविटी दी रखी करने के लिए कि आप 10 दिन का तापमान जो है वो वेदर रिपोर्ट जो देखिए लोकल न्यूज़पेपर में, और उसको ऑब्जर्व करिए कि चेंजेस जो वेदर में जो चेंजेस अकर हो रहे हैं उनको आप जो है वो अपना ऑब्जर्व करिए, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, उसके बाद हम पार्ट 2 में जो है वो स्टार्ट करेंगे वेदर और क्लाइमेट से, क्योंकि वीडियो आधे घंटे के अप्रॉक्स होने वाला है। तो मैं यहीं रोकता हूँ इस वीडियो को, क्योंकि अभी कंटेंट थोड़ा ऊपर बचा हुआ है जो पार्ट 2 में मैं कोशिश करूँगा कवर करने की। और जल्दी मिलते हैं फिर चैप्टर, अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस